Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. This Hello students, good morning, welcome back. So this class is for 8th standard student. हमने previous क्लास में जितना भी टॉपिक डिस्कस किया था आज हम उसके आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्रॉप रोटेशन ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो जो हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के जो पिछले टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं, जिनमें स्टूडेंट ने अभी तक पुराने टॉपिक के वीडियो क्लास नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके देख लेंगे, वहाँ पे मैम ने ऐड किया हुआ है। तो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पुरानी क्लासेस को देख लेंगे। ऐसा क्यों करना है, पुरानी क्लास क्यों देखनी है, जिससे आपको सारी चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास स्टार्ट होगी पिछले टॉपिक जहाँ पे एंड हुआ था उसके आगे का पार्ट आज हम फिनिश करेंगे और आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज सोल्यूशन वाले पार्ट में जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। सो स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमारा 8th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर चल रहा था। इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको मैम बार बार रिवाइज़ नहीं करेंगे, ऑलरेडी काफ़ी टाइम रिवाइज़ कर चुकी हैं। यहाँ पे आप लोग जानते हैं क्रॉप क्या होते हैं। जब एक तरह के प्लांट को बड़ी प्लेस में लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्रॉप 4 तरीके के होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैम ने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने क्या क्या देखा था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 9 पॉइंट हैं, जिसमें से हमने सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग सीड्स, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर ये पढ़ चुके हैं, इरिगेशन पढ़ चुके हैं, वीडिंग पढ़ चुके हैं। क्रॉप प्रोडक्शन तो मैम ने आपको कल वाली वीडियो में पढ़ा दिया, हार्वेस्टिंग में पढ़ा दिया। आज हम थ्रेशिंग और स्टोरेज को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सारे 9 पॉइंट्स पे हमारा ये चैप्टर डिपेंड करता था। हम खेती कैसे करेंगे, अपने प्लांट्स को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं, इस चैप्टर में हमने ये जाना, ये समझा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अपनी क्लास में। फिर उसके बाद हमने देखा कि सबसे जो फर्स्ट मेथड है खेती का वो क्या है, वो सॉइल प्रिपरेशन है। सॉइल प्रिपरेशन करने से हमारे जो प्लांट होते हैं वो अच्छे उगते हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसको आप जब कभी भी अपनी लाइफ में खेती करने जाएं तो इस फर्स्ट पॉइंट को तो आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, जिससे आपके खेत में अच्छे पेड़ उग सके। या आप लोग अपने घर में भी छोटी सी खेती करते हैं, उसमें भी ऐसे पॉइंट्स को याद रखने चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको लाइफ में भी आगे काम दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमने देखा सोइंग सीड्स, ठीक है। सोइंग सीड्स मतलब सीड को बोना। कैसी सीड्स को बोना चाहिए, गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री सीड्स को हमेशा बोना चाहिए। इससे क्या मिलता है, इससे हमें अच्छी उपज मिलती है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर नेचुरल होता है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर नेचुरल होता है। ये कैसे बनाया जाता है, गाय के गोबर से, प्लांट के वेस्ट से, जैसे कुछ पत्तियां सूख के गिर जाती हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, पेड़ों के कुछ पार्ट गिर जाते हैं, उन सबको मिला के क्या बनाया जाता है, मैन्योर बनाया जाता है। तो मैन्योर क्या है, मैन्योर नेचुरल है। और वही उसी जगह अगर फर्टिलाइज़र की बात किया जाए तो ये कहाँ बनता है, ये फैक्ट्रीज़ में बनता है और ये पूरा पूरा केमिकल से बनता है, ठीक है। तो हमारे खेतों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है, हमारे खेतों के लिए मैन्योर सबसे ज़्यादा अच्छा है। फिर हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैन्योर और टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स देखा था पुरानी वीडियोस में। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके देख लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। इससे आपको सारी चीज़ें पॉइंट वाइज क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये सारी चीज़ें तो हमने कल के क्लास में देख ली। वीडिंग क्या होता है, अनवांटेड प्लांट जो ग्रो कर जाते हैं हमारे खेतों में, उसको हटाने को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं, ठीक है। और उसके लिए कौन सा टूल यूज़ होता है, यहाँ पे वीडिंग इक्विपमेंट भी दिया हुआ है, हैंड पुलिंग मेथड भी यूज़ करते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्रॉप प्रोटेक्शन हमने कल देख लिया था। क्रॉप प्रोटेक्शन करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है।
इन तीन में एक एक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। जैसे DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट याद होने चाहिए। फिर आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। वो क्या है हमारा आज का टॉपिक? हमारा आज का टॉपिक है स्टोरेज। क्या है? स्टोरेज। मतलब हमने खेती कर ली, ठीक है, खेती कर ली, पहले तो सॉइल प्रिपरेशन किया, फिर सोइंग की, खेतों में बीज डालने के बाद उसमें इरिगेशन किया, टाइम टाइम में पानी दिया, फिर जब हमारी फसल बड़ी हो गई उसकी कटाई की, कटाई करने के बाद उसमें से अनाज अलग किया और जो प्लांट का वेस्ट था सूखा वाला पार्ट उसको अलग किया। हमारे हाथ में क्या आ गया? अनाज आ गया, मतलब ग्रेन्स आ गए। ठीक है, अब उस ग्रेन को कैसे स्टोर करना है? स्टोर करना इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्यों है? अगर आप खेती करने के बाद ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा? ग्रेन्स को स्टोर करना क्यों ज़रूरी है? वो भी अच्छे से, जिससे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबके पास जितनी मात्रा में जिसको भी अनाज चाहिए उसके पास उस शहर में अनाज पहुंच सके। इसलिए हमें ग्रेन को अच्छे से स्टोर करने की बहुत ज़रूरत है। स्टोरेज में हमें क्या क्या ध्यान देना है? इसे हमें कीड़े मकोड़ों से बचाना है, चूहों से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, स्टोरेज के लिए। बिफोर स्टोरेज, पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। बिफोर स्टोरेज द ग्रेन हैव टू ड्राई टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टोरेज के पहले ग्रेन को क्या किया जाता है? अनाज को पहले को धूप में सुखा लिया जाता है। क्यों सुखा लिया जाता है? जिससे कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ना कर सके। ठीक है, दे आर ड्राइड इन द सन एंड देन पैक्ड इन अ बैग्स और बिन बिफोर स्टोरिंग इन ग्रैनीज। तो क्या किया जाता है? उनको धूप में सुखा लिया जाता है, फिर स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, दिस हेल्प टू रिड्यूस टू सम एक्सटेंट द डैमेज कॉज बाय द रोडेंट्स। इसको हम देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में आपकी बुक में प्रेजेंट है एक, इसको हम इससे समझते हैं। ये देखिए, ये क्या है? स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन सिलोस। तो ये क्या है? सिलोस। आवर फार्मर्स डिपेंड अ लॉट ऑन रेनफॉल, सो सम stocks of grain must be maintained to compensate for shortfall due to failure of monsoon in a particular year. This is known as buffer stock. Buffer stock क्या होता है स्टूडेंट्स? बफर स्टॉक वो स्टॉक होता है जैसे कि हम कुछ अनाज को ऐसी जगह स्टोर कर दें कि हमें अगर ज़रूरत हो, अगर हमारी अगले साल खेती ना हो तो हमारे पास इतना अनाज हो कि हम अगले साल अनाज को खा सके, हमारे पास इतना स्टोरेज में हो, इसलिए स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, स्टोरेज अगले साल अनाज हो, फिर उसके बाद फिर खेती कर देंगे। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि हमने एक साल खेती की, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने 2019 में खेती की, ठीक है, किसी कारण से हम 2020 में खेती नहीं कर पाए, तो हमारे पास इतना स्टोरेज रहे कि हम 2020 में खाना खा सके, फिर हम 2021 में खेती करके इतना अनाज उगा लेंगे कि हम फिर से खाना खा सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और देश की जनसंख्या का अगर पेट भरना है टाइम से, मान लीजिए अगर ज़्यादा बारिश हो गई या बारिश नहीं हुई तो हमारी खेती कहाँ हो पाएगी, इसलिए बफर स्टॉक करना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, बफर स्टॉक इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है दे रहा है, देखते हैं। ड्राइड नीम लीव्स, आपने नीम का पेड़ देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा। तो नीम को पत्तियों को जब सुखा लो, आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। तो जब हम बड़े बड़े कंटेनर में, बड़े बड़े ड्रमों में अपना अनाज रखते हैं, उसमें अगर हम सूखी नीम की पत्ती डाल देते हैं तो वो हमारे जो अनाज है उसको सेफ रखती है। ठीक है, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब बड़े बड़े गोडाउन में अनाज को स्टोरेज किया जाता है तो प्रोटेक्शन के लिए
पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें केमिकल डाले जाते हैं जिससे अनाज सुरक्षित रहे। अब इसके आगे क्या दिया है, हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप विथ अदर रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट्स आर बीइंग डेवलप्ड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। ठीक है, हाई यील्ड क्रॉप with other requirement attributes are being developed to increase food production। ठीक है, this is to cope with the growing population and demand। आप सब जानते हैं हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हमारी खाने की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम अनाज को अच्छे से सुरक्षित रखें और अच्छे अच्छे अनाज को बोएं, जिससे हमारी खेती अच्छी हो, हमें फसल अच्छी मिले, हमें ज़्यादा अमाउंट में फसल मिले हमारी, जिससे हम अपने जनता का पेट भर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप विथ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स आर डेवलप बाय द प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप विथ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स आर डेवलप बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे न्यू वेराइटी की क्रॉप डेवलप की जाती है विद न्यू एट्रीब्यूट्स, विद न्यू उसके कैरेक्टर जो होते हैं उसके बेसिस में, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। ये कहाँ पे किया जाता है, ये बड़े बड़े लैब्स में किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैब में इसे परफॉर्म किया जाता है। इन दिस साइंटिस्ट क्या करता है, साइंटिस्ट सेलेक्ट टू वेराइटी ऑफ क्रॉप, दो वेराइटी लेता है क्रॉप की। मान लीजिए ये गेहूँ का कोई दूसरा वेराइटी है, ये गेहूँ का कोई दूसरा वेराइटी। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरह के गेहूँ मिलते हैं, तो साइंटिस्ट क्या करता है, दो अलग तरह वैरायटी का गेहूँ ले लेता है। ईच हैविंग एटलीस्ट वन डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसकी एक खूबी होगी और इसकी एक खूबी होगी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी खूबी होती है, तो इसकी एक खूबी होगी और इसकी एक खूबी होगी। ठीक, तो क्या करता है, सच एज हाई यील्ड, क्या खूबी हो सकता है इस प्लांट को बोने से हमें ज़्यादा मात्रा में उपज, हमें अनाज मिले, और इस प्लांट को बोने से हमें डिजीज रेजिस्टेंस मिले, मतलब जिसमें बीमारी ना हो। ठीक है, इसको क्या करता है, क्रॉस ब्रीडिंग करवा के टू वेराइटीज से बहुत सारी अच्छी वेराइटी क्रिएट कर लेता है, मतलब इन दोनों को खेतों में लगा के फिर इससे नए नए पौधे उगा लेते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोसेस है, साइंटिस्ट नए नए तरह के शीट्स बनाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल। हमें एनिमल से क्या क्या खाना मिलता है, आप सबको पता है, आप लोग घर में दूध तो पीते होंगे ना, आप लोग घर में दूध पीते होंगे, दही खाते होंगे, वो सब कहाँ से आता है, वो सब हमें एनिमल से ही तो आता है। ठीक है, हमें मिल्क कहाँ से मिलता है, हमें मिल्क एनिमल से मिलता है। हमें हनी कहाँ से मिलता है, हनी भी तो एनिमल से मिलता है, हनी भी तो हमें हनी देती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल, हमें कौन कौन सा खाना हमें एनिमल से मिलता है और उसके सोर्स देखेंगे। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज में क्या क्या दिया हुआ है, एग, हनी, फिश, चिकन और यहाँ पे मिल्क दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। ठीक है, एनिमल फूड इज रिच इन प्रोटीन एंड इट इज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो एनिमल जो फूड है, जो हमें एनिमल से फूड मिलते हैं, वो किस में रिच होते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसमें हमें ताकत ज़्यादा मिलती है। हम आगे देखते हैं हमें क्या क्या एनिमल से मिलता है। मिल्क, यहाँ पे मैम ने आपको बताया एनिमल से हमें क्या मिलता है, जो हम दूध पीते हैं वो कहाँ से आता है, ये तो काऊ, गाय, बफेलो, गोट, कैमल, इन 4 लोगों का मिल्क मार्केट में मिलता है। ठीक है, एग कहाँ से, पोल्ट्री, बर्ड्स, डक्स, चीज़, टर्कीज, इन सब से हमें कहाँ से मिलता है, एग मिलता है। हम अपने पेज नंबर 15 में चलते हैं और यहाँ पे क्या दिया, मीट। मीट हमें कहाँ, किसका किसका मीट लोग खाते हैं, गो। हनी कहाँ से मिलता है हमें, हनी बीज से मिलता है। ठीक है, फिश फॉर फूड, पीसी कल्चर। ठीक है, अब यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, एनिमल reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care to improve their breed and meet the demand of growing population. 4 important factors of animal husbandry। तो इसमें क्या किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल को अच्छा सा रहने की जगह, खाने के लिए सब कुछ दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, जिससे जो हमारी पॉपुलेशन की मिल्क की, एग की डिमांड है ना,
हनी, मिल्क, एग, इन सब की डिमांड है वो पूरी हो सके, इसलिए एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू ये चीज़ की जाती है। यहाँ पे 4 फैक्टर दिए हैं, कौन कौन से? ब्रीडिंग, फीडिंग, वीडिंग और हीडिंग, ये 4 चीज़ें हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का क्या है? सोइंग ऑफ सीड्स मैनुअली और बाय सीड ड्रिल्स। सोइंग सीड्स का मतलब क्या होता है? सोइंग सीड्स का मतलब होता है सीड को बोना। ब्रॉडकास्टिंग है मतलब है सोइंग ऑफ सीड्स मैनुअली और बाय सीड ड्रिल्स, सीड ड्रिल्स की मदद से सीड को लगाना ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। अम्यूनोफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू अमोनिया, ठीक है। अमोनिफिकेशन क्या होता है? कंपाउंड्स को अमोनिया में कन्वर्ट कर देना ही अमोनिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, ठीक है। क्या होता है? अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। वीड्स क्या है? वीड्स आपको मैम ने अभी पिछली वीडियो में भी पढ़ाया और आज भी रिवाइज कराया। वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विथ क्रॉप्स, अनवांटेड प्लांट जो ग्रो हो जाते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मैम ने अभी आपको बताया। ब्रीडिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ मेटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मतलब बहुत सारे मुर्गे मुर्गी की पॉपुलेशन को बढ़ा लेना, बहुत सारे जानवरों की पॉपुलेशन को बढ़ाना, ठीक है। हम ऐसा क्यों करते हैं? बहुत सारे जानवरों की पॉपुलेशन को क्यों बढ़ाते हैं? जैसे कि हम दूध पीते हैं, दूध किससे मिलता है? काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है। तो हमें काऊ और बफेलो ज़्यादा चाहिए ना। क्यों ज़्यादा चाहिए? क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उन सबको दूध पीने के लिए चाहिए। सबके घर में दूध जाता है, डेली डिलीवर होता है, आप लोग ने देखा होगा डेली सबके घर में दूध पहुँचता है, तो इसके लिए हमें जानवर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हम इसके बाद राउंड अप का टॉपिक देख लेते हैं। राउंड अप में वही सारी चीज़ें जो मैम आपको पढ़ा चुकी हैं, फिर भी एक शॉर्ट रिवीजन ले लेंगे हम यहाँ से। एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ था? आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। ह्यूमंस क्या थे? ह्यूमंस इधर उधर घूमते रहते थे, रहने के लिए, रहने की जगह ढूंढते थे और खाना खाने के लिए खाना ढूंढते थे, खाना खाने के लिए, ठीक है। लेकिन 10,000 साल पहले ह्यूमंस ने क्या किया? एग्रीकल्चर की शुरुआत की, ठीक है, खेती की शुरुआत की। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्रॉप प्लांट आर ग्रोन ऑन वास्ट लैंड टू मीट फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। क्रॉप प्लांट को ग्रो किया गया, ठीक है, कहाँ पे? बड़े बड़े जगह पे ग्रो किया गया, जिससे कि ह्यूमन पॉपुलेशन को जितना खाना चाहिए उसको उतना खाना मिल सके। पेन सेलेक्ट करते हैं पहले, हाँ। थर्ड पॉइंट क्या है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज द साइंस ऑफ, हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स अंडर कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या है? मतलब अगर हमें पता है कि गर्मियों में, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, ठंड में तरबूज नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी आप मार्केट में देखेंगे आपको तरबूज मिल जाता है। वो कैसे मिलता है? वो हॉर्टिकल्चर की खेती की जाती है, हॉर्टिकल्चर के प्रोसेस से। तो इसके कारण हमें गर्मी की चीज़ें ठंडी में और ठंडी की चीज़ें गर्मियों में मार्केट में मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कंपोस्ट इज अ टाइप ऑफ मैन्योर प्रिपेयर्ड बाय डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन लार्ज पिट एंड लिविंग देम टू डिकम्पोज। तो क्या होता है मैन्योर? बड़ा सा गड्ढा किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है? काऊ डंग डाले जाते हैं, प्लांट्स के रेसिड्यूज डाले जाते हैं, जैसे कि प्लांट का जो हिस्सा ख़राब हो गया, डाल टूट के गिर जाती है या पत्तियां ख़राब हो जाती है, इसको डाल के ढक दिया जाता है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला जाता है, ऐसे करके क्या होता है? वो मैन्योर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आगे देखते हैं, फर्टिलाइजर आर केमिकल कंपाउंड। तो यस आपको सबको पता है कि फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स केमिकल से बने होते हैं और ये कहाँ बनाए जाते हैं? ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर N, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये मेन फर्टिलाइजर है जो फर्टिलिटी के लिए काम करते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट देखते हैं, इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग। तो इरिगेशन क्या है? इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन प्रोसेस होता है जिससे हम पेड़ों को टाइम टाइम पे पानी दे सकें। वीडीसाइड्स, अभी आपने देखा वीडीसाइड्स क्या है, ठीक है। जो अनवांटेड प्लांट है उसको ख़त्म करने के लिए हम कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिसको खेत में डालते हैं, तो जो अनवांटेड प्लांट है वो क्या करते हैं? डाई कर जाते हैं। उसके बाद पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, केमिकल है ये भी, ये क्रॉप के ऊपर डाल दिया जाता है, ठीक है।
जिससे जो पेस्ट होते हैं, छोटे छोटे ऐसे कीड़े जो कि हमारे पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन अभी आप लोग ने पढ़ा। और लास्ट पॉइंट है क्रॉप प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैंड अंडर कल्टीवेशन बाय इम्प्रूविंग द मेथड। तो ये जो आपने इस चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ी, इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि आप लोग अगर बड़े होके कभी भी खेती करें तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपको सारा पॉइंट पता है, ठीक है। तो आप जो खेती करेंगे वो इतने अच्छे से करेंगे कि हमारा सबको समाज में प्रॉपर वे में अनाज मिल सके। आप एक अच्छे अमाउंट में अनाज उगाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि खेती करने से पहले कौन कौन से 9 पॉइंट्स को फॉलो करना है। पहला तो सॉइल प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सॉइल प्रिपरेशन करेंगे तो अर्थवॉर्म अच्छे से ग्रो होंगे। अर्थवॉर्म क्या करते हैं? अर्थवॉर्म क्या है? अर्थवॉर्म फार्मर फ्रेंड्स है, ठीक है। तो ये भी हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में। उसके बाद दूसरा पॉइंट फॉलो करेंगे, टाइम टाइम से उनको रेगुलर वे में पानी देंगे। उसके बाद उसमें मैन्योर डालेंगे, फर्टिलाइज़र डालेंगे। आप जब प्लांट को हम इतनी सारी मदद करते हैं, ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं, तो हमें जो क्रॉप मिलता है वो हाई यील्ड में मिलता है, मतलब अच्छा खाना मिलता है, अच्छे अनाज मिलता है, जिससे हमारे देश की ज़रूरतें पूरी हो सके। आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है स्टूडेंट्स। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके आगे क्या है? इसके आगे है एक्सरसाइज सोल्यूशन। तो वो हम कब करेंगे? वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। तो अभी क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।